हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन कीट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज। और इससे पहले जॉन कीट्स से रिलेटेड हमने लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी, वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टैग लाइन्स आपको जो है काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जिसमें कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी है। और साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ लाइक करने में आप लोग जो है कंजूसी ना करें। लाइक्स काफ़ी कम आ रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करके। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सफलता के जो रास्ते में किस तरह से मैंने चीज़ों को याद करने की कोशिश की थी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, उन्हें साझा कर रहा हूँ। आप इसे एक सिलेबस समझें, एक गाइडेंस समझें, चाहे जो भी समझें, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। यूके SSC LT इंग्लिश में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप कही गई सभी बातों को मानें और इनको फॉलो करें तो। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। एक खास बात आज मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि कल जो एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे इंडियन इंग्लिश पोइट्री का, जहाँ पर हमने 4 पोइट्स पढ़े थे, उनसे रिलेटेड मिक्स एमसीक्यूज उसमें होंगे, लेकिन आंसर्स नहीं दिए होंगे। आपको ट्रायल करना है, कॉपी पकड़नी है और 50 तक के क्वेश्चंस को आपको जो भी आंसर लगता है उसको लिखते जाना है। कुछ घंटों बाद उसकी आंसर की दूंगा, आप लोग खुद ही सेल्फ चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। टेलीग्राम पे ही ये सारी वार्ता हमारी होगी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए मेरी पूरी कोशिश है मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। कहीं पे अगर कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी जहां पर मुझसे खुद ही मिस्टेक हो जाती है मैं उनको ज़रूर करेक्ट करके आपको ज़रूर बताता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कितने स्कोर आपने इस प्रैक्टिस सेट में किया, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अपने जो भी एक्सपीरियंस आपका मेरे साथ चल रहा है इस तैयारी का, उसे भी ज़रूर जाहिर करें। जॉन कीट्स बिलोंग करते थे द विक्टोरियन एरा से, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म से, द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म से, द न्योसिकल क्लासिकल एज से। देखिए, वैसे तो आपको पता है कि जनरेशन रोमांटिसिज्म आता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अगर एक साथ इस तरह से आपको दे देंगे ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म जो है इससे बिलोंग करते थे कौन? जॉन कीट्स। तो सेकंड आप जरूर याद रखें। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दो स्टिल अनरेबिस्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, फ्रॉम विच ऑफ जॉन कीट्स पोएम आर दीज लाइन्स टेकन। हालांकि मैंने ये आपको बताया भी था कि अनरेबिस्ड ब्राइड आप याद रखिएगा, ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, फैंसी टू लॉर्ड बायरन, ला बेली डैम सेंस मेरेसी। तो जो ग्रीशियन अर्न है, और टू ऑन अ ग्रीशियन अर्न, इसी में अनरेबिस्ड ब्राइड के बारे में बात किया, दुल्हन के बारे में बात किया गया ग्रीशियन अर्न में। ठीक है, ये वाला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टू नाइटिंगेल केम इन। और टू नाइटिंगेल किस ईयर में आया था? 1811 में, 1814 में, 1816 में, 1819 में। इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। नाइटिंगेल यानी नाइटिंगेल में 9 आ रहा है, 9 नाइट में 9 आ रहा है ना, 9 हिंदी वाला, तो आप याद रखिएगा 1819 में। इस तरह से आपको ये पता भी चल जाएगा। ठीक है, कई सारी चीज़ों को जो है आप ऐसे ही थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करें, क्योंकि डेट्स को बहुत ज़्यादा याद करना वैसे पॉसिबल नहीं होता। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय जॉन कीट्स। तो यहाँ पर बहुत सारी पोएम दी है और पूछा गया है कि कौन सी पोएम उन्होंने नहीं लिखी। तो कई बार एस्पेरेंट्स, हमसे एक भूल होती है, हम इस नोट को नहीं पढ़ते और बड़े झटके से वहाँ सीधे आंसर लगा देते हैं और गोला जो है भर देते हैं, और बाद में हमें उसका इतना रिग्रेट रहता है क्योंकि 1 नंबर की वैल्यू एग्जाम में बहुत होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना भी ढंग से है। विच ऑफ दीज इज नॉट कह रहा है पोएम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज दो आर्ट, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड टू स्लिप ऑन सीइंग द एलिगेंट मार्बल्स। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, ये जो है ये जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है, शैली ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसका तो सीधे आंसर ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वर कीट्स लेटर फर्स्ट पब्लिश। जो कीट्स है उसके जो लेटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, उन लेटर्स से उनकी पोएम्स निकाली हुई थी। तो 1848 में आप याद रखिएगा, 1848। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको आप कैसे याद करेंगे, आप ये याद रखना, मतलब आप एक तरह से ऐसे याद रख लेना कि कीट्स के जो लेटर थे टोटल कितने थे? 1848 थे। ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, 1848 आप ऐसे करके याद रख लेना कि उसके लेटर थे 1848। तो आपको पता चल जाएगा कि उसके जो लेटर्स हैं वो 1848 में क्या हुए? पब्लिश हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉन कीट्स डेथ।
जॉन कीट्स की डेथ का रीज़न क्या था? एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ट्यूबरकुलोसिस, नन ऑफ दिस। तो इनकी फैमिली में ही ये इनहेरिटेड एक बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कंजम्पशंस भी इसको कई जगह लिखा होता है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस से जो है इनकी डेथ हुई थी। कितनी एज में हुई थी? 26 एज में हुई थी, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कीट्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मोस्ट जो प्रोडक्टिव ईयर है उनकी लाइफ का वो कौन सा ईयर था। तो मैंने आपको बताया कि सभी की लाइफ में एक प्रोडक्टिव ईयर होता है 1816, 1817, 1820, 1890। तो मैंने बोला था 18-19 साल में अगर किसी की जॉब लग जाए तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस वक्त इंसान के अंदर सभी ऊर्जाएं होती हैं कि 18 या 19 साल में वो मुकाम हासिल कर सकता है, एनर्जी होती है उसके अंदर काफ़ी। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, डियर एस्पेरेंट्स 1819, ठीक है। प्रोडक्टिव ईयर जो उनकी लाइफ का था, 1819 में उनके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क्स जो है पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर अकर्स इन। ये लाइन जो है किस पोएम में उनकी आई हुई है? ऑड ऑन अ ग्रीशियन और टू ऑटम और टू साइकी एंडीमियन। तो एंडीमियन में ये लाइन आई हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था क्लास 12th NCERT में जो है ये पोएम ही है पूरी, ठीक है। मतलब एक पोएम इसमें दी हुई है नेचर के बारे में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द जॉय फॉर एवर, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये एंडीमियन जो है उस वर्क में ये आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा कीट्स ने अपने किस वर्क में यूज़ किया है? एंडीमियन में, द फॉल ऑफ हाइपरियन में, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में, या फिर लामिया में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। याद रखिएगा, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। तो सेंट से स्पेंसरियन याद रखना, सेंट स्पेंसरियन था ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यानी आपको ये पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कीट्स ने स्पेंसरियन स्टैंजा किस में यूज़ किया है? तो सेंट एग्नीज में यूज़ किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोएम ऑफ जॉन कीट्स विच इज़ रिटन इन द ईयर 1814 व्हेन ही वॉज 19 ईयर ओल्ड। तो वो कौन सी ऐसी पोएम है जहाँ से जो है उन्होंने फर्स्ट एक्सटेंड किया था अपनी पोएम का, और वो ईयर था 1814, तो 19 साल की एज में। तो यहाँ इतनी सारी पोएम दी है, ला ब्ले डैम सेंस मेरेसी, और टू ऑड ऑन अ ग्रीशियन और टू स्काईलार्क एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो जो 19 साल की एज में यानी 1814 में उन्होंने जो पोएम अपनी एक्सटेंड की थी उसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हो गई, एक तो 19 ईयर और एक 1814 जो ईयर ही दिया हुआ है ये उनकी एज हो गई, ठीक है। यहाँ पर वाला ईयर हो गया और ये है जो वर्क हो गया, ठीक है। और फर्स्ट एक्सटेंड है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जॉन कीट्स डाई। तो याद होगा आपको वैसे तो 11 मई 1838, 12 मई 1833, 23 फरवरी 1821, 19 अगस्त 1825। तो इसका राइट आंसर है 23 फरवरी 1821, ठीक है। 1821 जो है इसमें उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। तो यहाँ पर कौन सी किताब है जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी? एनिड है या इलाइड है या ओडेसी है या वलगेट है? तो ये इलाइड, एनिड, ओडेसी या वलगेट। तो इसका राइट आंसर है एनिड। एनिड को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, हमने ये नोट्स में भी पढ़ा था, आप लोगों ने याद किया होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज। जो अर्ली एज में उनकी डेथ हुई थी इसका रीज़न क्या था? हालांकि ये क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, बट इसको रिपीट क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस आपको कहीं नहीं दिख रहा है। डिजीज ऑफ कंजम्पशंस, फ्रस्ट्रेशन इन लव, एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोएट्री, ड्रॉनिंग। तो राइट आंसर है डिजीज ऑफ कंजम्पशंस। तो कंजम्पशंस या फिर ट्यूबरकुलोसिस, दो वर्ड अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो ये उनकी डेथ का कॉज था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द एलिजी रिटन बाय शैली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। जो शैली हैं उन्होंने इनकी डेथ पर जो है एक एलिजी लिखी थी, उसका नाम क्या है? एडोनिस, लेसिडस, थ्रेसिस या एस्ट्रोफिल। तो इसका राइट आंसर है एडोनिस, ठीक है, एडोनिस। तो एडोनिस जो है शैली ने इनकी डेथ पर एक शोक गीत लिखा था, एक एलिजी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिटिक सेट अबाउट कीट्स ही इज विथ शेक्सपियर, हु इज दिस क्रिटिक।
तो ही इज़ विथ शेक्सपियर ये लाइन बोली गई थी किसी के द्वारा कीट्स के बारे में, तो किसने बोली थी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कॉलरिज ने, हैजलिट ने, रस्किन ने। तो राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है, मैथ्यू जो आर्नोल्ड हैं उन्होंने बोला था कि ही इज़ विथ शेक्सपियर, किसके लिए? कीट्स के लिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनोन? ये किसने कहा था? ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ऑप्शन है सेली, बायरन, वॉल्टर स्कॉट और साउदी। तो इनमें से इसका राइट आंसर जिन्होंने इनके लिए लिखा था एडोनिस शैली। ठीक है, शैली ने इनको बोला था इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमियन फ्रॉम? जो एंडीमियन इनकी स्टोरी है ये इन्होंने कहाँ से ली थी? ग्रीक माइथोलॉजी से, इटालियन फोक से, या आयरिश लेजेंड से, या फिर नन? राइट आंसर है ग्रीक मैथोलॉजी से इसको लिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एंडीमियन जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से ली हुई स्टोरी है जिसे उन्होंने पोएम्स में तब्दील किया था। कीट्स लाब ले डैम सेंस मेरेसी इज? अब देखो, मैंने कल आपको बहुत सारी सी ट्रिक्स बताई थी और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद भी होगा कि जो लाब ले डैम सेंस मेरेसी है इसका राइट आंसर क्या है? आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। बैलेट, सॉन्ग, सोनेट, लिरिक। तो मैंने बोला था ना, बैले बैले बैलेट, बैले बैले बैलेट, ला बैले बैलेट। तो बैलेड है। ठीक है, क्या है? बैलेड। राइट आंसर। अगर आपको याद नहीं भी हुआ होगा तो अब हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वॉल्यूम ऑफ द पोएम ऑफ 1817 में जो इनकी वॉल्यूम ऑफ पोएम्स आई थी वो किसको डेडिकेट की थी इन्होंने? ली हंट को, वर्ड्सवर्थ को, फैनी ब्राउनी को, या फिर नन? तो इसका राइट आंसर है ली हंट को। जो है इन्होंने 1817 का अपना जो वॉल्यूम है पोइट्री का उसे ली हंट को क्या किया था? डेडिकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लामिया? तो जो लामिया पोएम है उसमें लामिया कौन है? सरपेंट वुमेन, फेरी, एन इंचेंट्रेस, या फिर अ निम्फ? तो राइट आंसर है सरपेंट वुमेन। ठीक है, लामिया कौन है? सरपेंट वुमेन है। ये क्वेश्चन शायद यहाँ पर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजाबेला। इजाबेला इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इजाबेला एंड? तो ये जो इजाबेला जो स्टोरी है इनकी, जो पोएम में इन्होंने स्टोरी लिखी हुई है, इसमें जो इजाबेला है, इजाबेला किससे प्रेम करती है? लोरेंजो से, हर अंकल से, हर फॉस्टर फादर से, हर रिवाइवल लवर से? तो राइट आंसर है लोरेंजो। ये मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, इजाबेला वाले में लोरेंजो जो है उससे प्यार करती थी इजाबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजाबेलाज लवर लोरेंजो इज ट्रीचरसली किल्ड बाय? किसके द्वारा मारा गया हो? हर ब्रदर, हर रिवाइवल लवर, बोथ, नन? तो राइट आंसर है हर ब्रदर। मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों की प्रेम कहानी, लोरेंजो और इजाबेला की प्रेम कहानी, इनके ब्रदर्स को रास नहीं आई और इन्होंने उसका मर्डर कर लिया बहुत ही बुरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स यूज्ड द सोनेट फ्रॉम विच? कहाँ से जो है वो सोनेट जो है उन्होंने यूज़ किए? किस फॉर्म के उन्होंने सोनेट्स यूज़ किए? इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, या नन फाइनेट? तो राइट आंसर है इटालियन फॉर्म्स। इटालियन फॉर्म्स के जो है सोनेट्स उन्होंने यूज किए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैडेलिन इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स एंड द पोएम इज? और वो पोएम कौन सी है? जो मैडेलिन है एक कैरेक्टर है उनकी, एक पोएम का हीरोइन है एक नैरेटिव पोएम का, वो पोएम कौन सी है? ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ईव ऑफ सेंट मार्क, हाइपेरियन, या एंडीमियन? तो राइट आंसर है ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ईव ऑफ सेंट एग्नीज में कैरेक्टर है मैडेलिन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीमियन इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द हीरो एंडीमियन एंड? जो एंडीमियन जो स्टोरी है इसमें दो लोगों के बीच में लव बताया हुआ है, तो किस किस का? एंडीमियन का किसके साथ लव? वीनस के, या प्रोस्पेरिना के, या एग्निस के, या सिंथिया के? तो सिंथिया के साथ इनके लव को बताया है। एंडीमियन की जो लव है वो किसके साथ है? सिंथिया के साथ। ठीक है, मून गॉडेस भी जिसको बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी अकर इन कीट्स? देखिए यहाँ पर ब्यूटी दैट मस्ट बी डाई, ऐसा यहाँ पर था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लिखने में मिस हो गया, ब्यूटी मस्ट बी डाई करके। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास लामिया, और टू ग्रीशियन, और टू मेलनकली, एंडीमियम। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ब्यूटी जब मर जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति मेलनकली फील करेगा, उदासी फील करेगा।
और ये उन्होंने अपने ब्रदर की मौत के बाद लिखी हुई ये वर्क है उनका, ऑड ऑन मेलनकली। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटी दैट मस्ट बी डाइड, जहाँ लिखा होगा तो समझ जाना मेलनकली, ठीक है। और ट्रिक यही है कि मौत, अगर खूबसूरती की मृत्यु हो जाए या खूबसूरती ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान क्या हो जाता है, मेलनकली फील करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी अकर्स इन विच वन ऑफ कीट्स फॉलोइंग पोएम। देखिए ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, अगर इसका मीनिंग में जाए तो सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। जो ग्रीशियन अर्न है, एक्चुअली ग्रीशियन अर्न जो है, इसमें अर्न एक टाइप से शायद एक कोई सुराही टाइप की है, ठीक है। उसमें 2-3 अलग अलग शेप्स के चित्र बने होते हैं, ठीक है। तो बड़े सुंदर बने होते हैं, क्या बने होते हैं, काफ़ी सुंदर बने होते हैं। तो आप याद रखना कि सत्य ही जो है, जो सुंदरता है वही सत्य है और जो सत्य है वही सुंदरता है। तो जो अर्न है, अर्न काफ़ी सुंदर था, ये अर्न के बारे में वो लाइन बोली गई है। तो आप याद रखना कि ये जो लाइन है किससे, ऑड टू ग्रीशियन अर्न से, जहाँ पर ब्यूटी को सुंदर और सुंदरता को ही ब्यूटी बताया हुआ, सॉरी सत्य को ही सुंदर और सुंदर को जो है सत्य बताया गया हो। तो आप याद रखना कि वो ऑड टू ग्रीशियन अर्न है। और मैं आपको ये फिर से कह दे रहा हूँ कि ऑड टू ग्रीशियन अर्न को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आप लिटरेचर लवर जो सर हैं वहाँ पे आप ज़रूर इस पूरी स्टोरी को, इस पोएम को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा आइडिया आ जाए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी लाइन पूछ ले आपको समझ में आने लग जाएंगी। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ, जहाँ पर ब्यूटी इज़ ट्रूथ और ट्रूथ इज़ ब्यूटी बोले, यानी सुंदरता ही सत्य और सत्य सुंदर। तो वो ईशियन जो अर्न था, जो ग्रीशियन अर्न, जो यहाँ पर हमारी ये पोएम है, देखो मैं आपको एक चीज़ उसमें दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये जो है चित्र दिख रहा होगा। तो जो ग्रीशियन अर्न है, देखिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टाइप की पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो बड़ी खूबसूरत आपको ये लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये ग्रीशियन अर्न जो है एक बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के बारे में ये लाइन मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो सुंदरता के बारे में जो बात कर रहे हैं हम ग्रीशियन अर्न की कर रहे हैं। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ये आप याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेंचुरी वॉज कीट्स बॉर्न। यहाँ पर देखिए, वैसे अगर देखा जाए उनकी बर्थ के हिसाब से तो वो जो हैं वो 18th सेंचुरी में आते हैं, बट उनके जो वर्क्स हैं वो सारे 19th सेंचुरी में जो है लिखे गए या पब्लिश किए गए। तो हम उनको 19th सेंचुरी में कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है किसने प्रोपाउंड की है, तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का संबंध है नेगेटिव कैपेबिलिटी से, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़, अगर आपको बाय द वे आप भूल जाओ, ठीक है, वैसे तो याद हो जाएगा बट फिर भी अगर आप भूल जाओ तो एक चीज़ याद रखना कि जॉन कीट्स जो है अपनी 26 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो 26 साल की एज में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी लाइफ कितनी नेगेटिव हुई होगी, सोचो कितना नेगेटिव हुआ उसकी लाइफ के साथ। तो किसकी लाइफ के साथ सबसे ज़्यादा नेगेटिव हुआ, कीट्स की, क्योंकि इतने टैलेंटेड थे लेकिन 26 साल की एज में उनकी मौत हो गई। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, बड़ा नेगेटिव। तो इसीलिए नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो जॉन कीट्स का संबंध है इससे, ठीक है। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें, अभी आपको हो सकता है कई जगह लगे कि अरे ये क्या बात है, कहना क्या चाहते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के फॉर्मेशन पे आएंगे या कभी आपके सामने क्वेश्चन टकराएगा तो आपको मेरी ये फनीस्ट जो बातें हैं ये आपको उस वक्त समझ आएंगी कि इनकी कितनी वैल्यू है। द लाइन दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये लाइन जो है किस पोएम से ली गई है, टू स्काई लार्क द नाइटिंगेल और टू अ नाइटिंगेल डार्कलिंग थ्रस। तो देखो मैंने आपको बोला था कि इमॉर्टल बर्ड कौन है, नाइटिंगेल है। ऑड याद रखना, खाली नाइटिंगेल लिखेगा तो नहीं समझना है, ऑड टू अ नाइटिंगेल। ये जो पोएम है ये जॉन कीट्स ने लिखी और इमॉर्टल बर्ड कौन था, नाइटिंगेल थी, ठीक है। इमॉर्टल बर्ड कौन थी, नाइटिंगेल थी। मैंने आपको उस दिन बताया था इमॉर्टल बर्ड नाइटिंगेल है, तो आपको ये तुरंत से पता चल जाएगा। द नाइटिंगेल दिया होगा तो कभी आंसर मत लगाना, आंसर ऑड टू अ नाइटिंगेल है, ठीक है, क्योंकि द नाइटिंगेल किसी और का वर्क है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। और मैं ये भी आपको इसमें बता दूं कि एस.टी. कॉलरिज ने द नाइटिंगेल लिखी है, ठीक है, लेकिन ऑड टू नाइटिंगेल किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने। तो ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज ऑट कीट वंडर डू आई, यहाँ मेक आ गया है, डू आई वेक हो गए, ठीक है, WAKE, डू आई वेक और स्लिप। अब देखिए ये भी खासा मैंने आपको समझाया था कि कभी कभी शॉर्ट में लाइन पूछी जाएगी, डू आई वेक और स्लिप। तो आपको याद होगा कि जब जॉन कीट्स के ब्रदर टॉम की डेथ हुई थी उसके बाद उन्होंने एक वर्क लिखा था ऑड टू नाइटिंगेल, और ऑड टू नाइटिंगेल जब उन्होंने लिखा था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ के बाद लिखा था। तो ब्रदर की डेथ के बाद लिखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, काफ़ी परेशान थे। तो तब वो सोचा करते थे कि जागूं या फिर सोऊं, जागूं या फिर सोऊं। तो उनको बड़ी बेचैनी होती थी, मतलब नींद भी नहीं आती थी, लेकिन जो है इसीलिए समझ में नहीं आता था कि वेक करूं या जागूं या फिर सोऊं, ठीक है। ये मेक की जगह आप वेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, हु इज़ हेयर स्पोकन। यहाँ पर ये लाइन किसकी है? तो ये कीट्स की है, जो कि इनके एपिटाफ पे जो है ये लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में इस तरह से डेथ के पास जो टॉम जो बनी होती है वहाँ पे जो स्टोन होता है उस पर लिखा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ऑड, इट वॉज। उन्होंने जो है एक स्टैंजा अपने एक ऑड से ड्रॉप किया था, यानी हटाया था। तो वो कौन सा उनका ऑड था? ऑड टू साइकी, ऑड टू मेलनकली, ऑड टू अपोलो, ऑड ऑन इडोलेंस। तो जो उनका ये वर्क था जहाँ से उन्होंने एक लाइन हटाई थी, तो आप इसको भी कैसे याद रखोगे बता देता हूँ। देखो, जब वो उदास थे तो उन्होंने एक लाइन ही हटा डाली उसमें से, तो मेलनकली मतलब उदासी, और उदासी में एक लाइन हटा दी उन्होंने, तो याद रखिएगा। तो उनका ऑड टू मेलनकली ही वो वर्क है जहाँ से उन्होंने एक लाइन हटा दी। बस ऐसे ही हमको हंसी मजाक में चीज़ों को याद करना है और समझना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और थोड़ा आज मैं स्लो साउंड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। मैंने फिर भी कोशिश की है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे रिस्पांस ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और कुछ एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर हमें ग्रामर जो है, हम ग्रामर कहाँ से पढ़ें। देखो, मैं आपको ग्रामर में ख़ास चीज़ ये बता दे रहा हूँ। ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रेपोजिशन है अलग से दिया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेपोजिशन की तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि प्रेपोजिशन ज़रूर पूछी जाएगी वहाँ पर। नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रेपोजिशन एक आपको पढ़ना है, दूसरा आपको प्रोनाउन, सारे जो उनके टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के वो पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें पर्सनल वगैरह अलग अलग टाइप के जो प्रोनाउंस हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, प्रेपोजिशन को पढ़ना है। स्पेसिफिकली अगर किसी टीचर्स का नाम तो मैं क्या लूँ, आप नीतू मैम से भी पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की बुक भी मेरे पास है, तो मैंने उससे उस टाइम पे ये चीज़ें पढ़ी थी, तो आप नीतू मैम से पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ग्रामर आपको पढ़ा सकते हैं। तो प्रेपोजिशन में आपको मुख्य रूप से देखना, मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता दे रहा हूँ जो आपको सर्च करना है, जहाँ से आपको बेटर लगे आप पढ़ लीजिएगा। एक तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, यहाँ से पक्का से क्वेश्चन आएगा आपके LT में, ये आप समझ लीजिएगा। प्रेपोजिशन से आपको ज़रूर देखना है। और दूसरा आपको प्रोनाउन को आपको ज़रूर देखना है। प्रोनाउन आपको पूरे ढंग से पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है एडजेक्टिव, इसमें जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में, ये आपको ज़रूर से पढ़नी है। 3 चीज़ें हो गई, यानी प्रेपोजिशन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और एक चीज़ और आपको इसमें पढ़नी है, बाकी इसमें आपको जो है एक्टिव, पैसिव, टेंसेस ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये जो तीसरा मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप ग्रामर के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, कि आपको कैसे जो है सीखनी है। लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट में जब आप कहेंगे कि हाँ ऐसा बताना है, तो तभी मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ग्रामर की प्रिपरेशन किन चीज़ों को ज़्यादा आपको फोकस करना है, जो कि उत्तराखंड LT में जो है आपको मिलेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको डिमांड होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट में बताएं कि आपके जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू LT एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें उसी के बारे में बात करें, क्योंकि जहाँ पर टीचिंग या पढ़ाई की बात की उस वीडियो में ज़्यादा ऐसी बातें करना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।